हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अब तो सबके पास एनर्जी भी बहुत होगी क्योंकि अब आपके सामने वैकेंसी है। पहले ये था कि वैकेंसी आ नहीं रही है, अब तो ये हो गया कि रिज़ल्ट मतलब वैकेंसी सामने है, आपको पढ़ना है, फिर रिज़ल्ट आपके हाथ में। तो अब थोड़ा सी स्पीड बढ़ानी है। कुछ लोग टेंशन में हैं कि अब कैसे होगा। पहले इस चीज़ की टेंशन थी कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, अब जब आ गई है तो अब पढ़ने की टेंशन है कि पढ़ाई कैसे मैनेज करें, कैसे इतना सारा पढ़ें, इतने कम टाइम में कैसे सब याद होगा। और ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है क्योंकि आप धाराएं याद करो वो भूल जाती हैं, अधिनियम कौन सा कब आया याद करो वो वापस भूल जाता है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रिवीजन है, वो है आपका रिवीज़न। आप सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न करके ही याद रख सकते हो, अदरवाइज़ आपको ऐसे कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। आपने अगर पिछले 15-20 दिन में किसी टॉपिक को टच नहीं किया तो वो टॉपिक आपको शायद याद रहे, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है कि जो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैंने उसको छोड़ दिया, 15-20 दिन नहीं पढ़ा, 1 महीने तक उसको नहीं देखा, तो वो टॉपिक आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। या अगर पूरी तरह से स्लिप नहीं होगा तो उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है और ये प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस ये है कि आप उस टॉपिक को बीच बीच में देख लिया करो। अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो जस्ट उसको देख लिया करो। आंखों के सामने से एक बार वो चीज़ निकल जाएगी ना, तो पढ़ने में मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ एक बार देखा था, शायद डेट ये थी। क्योंकि डेट और ईयर ऐसी चीज़ है ना कि वो आप उसको कैसे याद करोगे। आप उसको बार बार देखोगे तभी वो आपको याद होगा, अदरवाइज़ आप उसको कैसे भी पढ़ लो वो आपको भूलेगा ही। वो सबके साथ ये प्रॉब्लम आनी है, किसी एक के साथ नहीं है। तो आप इसको सिर्फ इसी तरीके से डील कर सकते हो कि आप उसको बार बार देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो आपसे बन जाएगा, है ना। और कोई तरीका नहीं है ना। और किसी चीज़ को लेके इतनी टेंशन मत लो कि ये प्रिपेयर नहीं हो रहा। एक एक करके सारे सब्जेक्ट से डील करो। पहले देखो टेस्ट तो दो, एमसीक्यूज़ तो प्रैक्टिस तो करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो आपके दिमाग में रह जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको सही करोगे, है ना। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। अब पेपर आप हर संडे दो। पहले मैं कहती थी कि नहीं दो, सिलेबस पूरा करो, लेकिन अब आपका सिलेबस है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर संडे पेपर दो, है ना। संडे नहीं दे पाते तो मंडे दिया करो, है ना। बाकी आप पेपर दो। इससे क्या होगा, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ आप डील करोगे तो आपको थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और आप क्वेश्चन से डील करना सीख जाओगे। क्योंकि आप अगर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो पेपर में गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको जितनी भी गलतियां करनी है वो आप टेस्ट सीरीज़ में कर लो, तो पेपर में आपको कोई गलती नहीं होगी। और हर टेस्ट में देखना आप, कुछ ना कुछ गलती आपसे होगी, सबसे होती है, मेरे से भी होती है, सबसे होती है। तो ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। बस ये करो ना कि इतना कर लो कि आप 200 में से 150 क्रॉस कर जाओ, है ना। अगर आप 150 क्रॉस कर गए तो फिर आप थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मुझे 10-20 नंबर की लड़ाई और लड़नी है, फिर मैं कट ऑफ से पार हो जाऊंगी, है ना। तो आप पहले तो अपना टारगेट ये रखो। देखो जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, मतलब 100+ आ रहे हैं, 100 तो ऑलमोस्ट सबके आ जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो 100 नंबर कोई भी ले आएगा। लड़ाई 150 के पार जाने की है, मतलब 130-140 तक सबके आ रहे हैं ऑलमोस्ट। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है उसके 130, 140, 150 के अंदर आ रहे हैं ना। लड़ाई इसके बाद की ही है कि वो 20 नंबर और कहाँ से लाएं, 15-20 नंबर। और वो 15-20 नंबर पता है कहाँ से आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस, वहाँ से आएंगे। रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। कंप्यूटर में फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को है, तो अगर आप चाहो तो उसको इतना नहीं पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स रीजनिंग को पढ़ लो। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर तीनों नहीं आ रहा, तो आप कंप्यूटर को
पढ़ लो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, पर अगर आप उसकी पूरी थ्योरी पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ सकते तो आप एटलीस्ट मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लो। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, है ना। और सारे अधिनियम में आप इतना कर लो, अगर आपसे धाराएं याद नहीं हो रही हैं, आप सारे अधिनियम में किस अधिनियम का पूरा नाम क्या है, ठीक है, उसमें संशोधन कब हुआ, कितनी बार हुआ, संशोधन में कितनी धाराएं ऐड की गई, संशोधन में क्या चेंजेस किए गए, और दूसरी बात कि वो अधिनियम कब आया, मतलब राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किया और कब लागू हुआ, टोटल कितनी धाराएं हैं। और उसमें जो परिभाषा वाला दिया रहता है ना, कि सेकंड पार्ट में दिया रहता है कि धारा 2 में बालक की परिभाषा, धारा 2 में प्रत्यर्थी की परिभाषा, धारा 2 में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा, मतलब अलग अलग अधिनियम में अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो आप धारा 2 बहुत अच्छे से करना, मतलब आप पूरी धाराएं मत याद करना, लेकिन आप देखो धारा 1 तो सबकी कॉमन है, उसमें उसका नाम है अधिनियम का, कहाँ कहाँ पे लागू है और कब कब ये आया अधिनियम, इतनी चीज़ें हैं। धारा 2 में जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि पूरे अधिनियम में जो शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है ना, जैसे कि मजिस्ट्रेट हो गया, मजिस्ट्रेट का धारा 2, उसमें किस में डेफिनेशन है मजिस्ट्रेट की, फिर उसके लिए कोई अलग से सुरक्षा बल अगर तैनात किया जाता है, जैसे अलग से कोई सेवा प्रदाता हो गया, उसके लिए उसकी डेफिनेशन कहाँ है, जैसे घरेलू नातेदारी वर्ड आता है घरेलू हिंसा में, तो उसकी डेफिनेशन भी धारा 2 में है। तो ये आप बहुत अच्छे से आर्टिकल टाइप का आप इसको लिख के रख लो हर अधिनियम में, कि अधिनियम का नाम, कब स्टार्ट हुआ, राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए, टोटल कितनी धाराएं हैं, और धारा 2 में क्या क्या परिभाषा दी है, और जिसमें सज़ा मिलती है ना, उसमें सज़ा लिख लो कि इसमें कितनी मिनिमम कितनी सज़ा है, मैक्सिमम कितनी सज़ा है, जुर्माना कितना है, और इसके लिए क्या कोई कमेटी गठित होती है। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहला जाएगी। इसके बाद अगर जो पढ़ना चाहता है इतना जब रेडी हो जाए, तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे और आपको लगे आप कर सकते हो, तो आप फिर और करते जाना, है ना। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम इतना तो करना ही है। सेम योजनाओं के साथ है, कौन सी योजना कब आई, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई। दूसरा, उस योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तीसरा, वो योजना किसके लिए आई। चौथा, उस योजना का लाभार्थी जो है उसकी एज कितनी होना चाहिए, क्या उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ये चीज़ें कॉमन है, इतनी चीज़ें आपको याद करनी ही होगी। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले वो योजना कहाँ चालू हुई, ठीक है, फिर उसमें कोई चेंजेस हुए क्या। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम पहले कुछ और था, उनके नाम को चेंज करके या दूसरी योजना के साथ उसको मर्ज कर दिया गया, तो कब मर्ज किया गया, किसके साथ किया गया, ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है ना। ये मतलब आ जाती हैं आपकी कि इनको मैंडेटरी है, इतना आपको करना पड़ेगा। कल शाम को हम लोग टुक्कू के हेयर कट के लिए गए थे, तो छोटा सा वीडियो वहाँ पे लिया था। और नहीं, मेरा YouTube बड़ा चैनल है इसलिए मतलब ले बड़े रही अच्छे से भैया। बात कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। अननोन लोगों के बीच में वो बच्चे कई बेटू बार आपके डर बाल जाते हैं पूरे ना, में पर वो डुक्कू हो बहुत जाएंगे। हाँ, कंफर्टेबल पहनना रहता है, पड़ेगा। मतलब उसको इतना वो नहीं लगता था, थोड़ा सा झिझक रहती है बच्चों में, बट वो अननोन जगह पे भी ना बड़ा अच्छे से मतलब वो करता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप भी देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। बालों से बहुत क्या गिर गया बेटा, लेस गिर गया। हाँ, गिर जाने दो, वो गंदा हो गया।